नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल की जो करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच लास्ट में वो इनकम्प्लीट रही थी, तो एक आर्टिकल बच गया था। तो हम उसको करेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हम करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल था इट वाज रिगार्डिंग दी अपील टू मार्क द 14 फेब एज द काउ हग डे, ठीक है। क्योंकि पता है जैसे हमको 14 फेब को वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो वैलेंटाइन डे के अलावा काउ हग डे को सेलिब्रेट किया जाए, इसका क्या इसके लिए एक अपील जारी की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बोर्ड जो है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम आता है, हमें उसके बारे में पता रहना चाहिए। द नेम ऑफ द बोर्ड इज द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो जो एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है, तीन तरीके हो सकते हैं। या तो अगर आप उसको एक पार्लियामेंट के लॉ से बनाएं तो उसे हम कहते हैं क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी जो पार्लियामेंट के लॉ से बन रही है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। उसके बाद अगर कोई बॉडी संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो मेंशन है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई बॉडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव ने बनाई है तो हम उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, मैंने बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, विच, ठीक है, ऑन दी एनिमल वेलफेयर लॉ, यानी कि हमें क्या करना है, एनिमल का वेलफेयर करना है, उस पर ये बेस्ड है। 1962 में बनी थी और ये बात करती है प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960, ठीक। तो ये एक एक्ट है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, ठीक, क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट 1960। आपको पता है कई सारे लोग एनिमल्स पर क्या करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं, ठीक है। इवन आपको पता है कि हम काऊ को एज ए गॉडेस कंसीडर करते हैं, लेकिन जब काऊ से मिल्क आना बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मिल्च काऊ एक नाम है, देखिए मिल्च काऊ मतलब होता है कि दूध देने वाली गाय, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाइनर, इसके जो पाइनर है यानी कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इट वॉज दी स्मृति रुक्मणी देवी अरुणडले, ठीक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक है। टोटल जो मेंबर है उसके 28 है, ठीक है, जिसमें से पार्लियामेंट के 6 हैं, राज्यसभा के 2 हैं और लोकसभा के 4 हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इसका जो होता है वो 3 साल होता है, ये इसका सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं क्या फंक्शंस की, इसके काम क्या है, ये इंश्योर करता है डिलीजेंट फॉलोइंग ऑफ द एनिमल वेलफेयर लॉ, यानी कि जो भी एनिमल का वेलफेयर का जो लॉ है 1960 वाला, ठीक है, एनिमल वेलफेयर जो लॉ है 1960 वाला, ठीक है, तो इसको ये फॉलो करता है और इसको डिलीजेंटली फॉलो करता है। देखिए आपको ईयर से भी चीज़ें याद होनी चाहिए, जब भी 1960 नाम आए, 1960 के नाम के बाद आपके पास बेरू बेरूबारी तुरंत यूनियन केस आ जाना चाहिए 1960 वाला। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बात करते हैं कि प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न ग्रांट्स टू दी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या करना है, ग्रांट देना, और ये एडवाइस करेगा एनिमल वेलफेयर के इश्यूज़ को, और ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा शेड्स, ठीक है, और वाटर की फैसिलिटी जो भी है उसको अवेलेबल कराएगा किसके लिए, एनिमल्स के लिए। और ये बात करेगा कि एजुकेशन दे ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, हमारे अंदर जो ह्यूमन नेचर है, हमारा जो भी ह्यूमन नेचर है, तो उस ह्यूमन नेचर के लिए, उस ह्यूमन नेचर के बिहाफ पे हम क्या करें, ह्यूमन ट्रीटमेंट करें जानवरों का, ठीक है। और ये बात करेगा कि पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए लोगों के बीच में, ताकि हम लोग एनिमल कंजर्वेशन उनको प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे अगर मैंने बात की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, ये दो शब्द हैं, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। प्रिजर्वेशन जो शब्द है ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने पीने वाली चीज़ है, पी से प्रिजर्वेशन, पी से पिज्ज़ा, ठीक। तो जो खाने पीने वाली चीज़ें खराब हो जाएंगी वो प्रिजर्वेशन, बाकी जो नेचुरल चीज़ों में बात करते हैं किसका, कंजर्वेशन की, ठीक है। ये प्रमोट करेगा क्या, एनिमल वेलफेयर को, बाय मीन्स ऑफ द लेक्चर्स, बुक्स, पोस्टर और सिनेमेटोग्राफिक एग्जीबिशन, यानी कि हमें एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, हम प्रोटेक्ट करेंगे लेक्चर से, बुक से, यानी कि लेक्चर्स देंगे, बुक्स में आर्टिकल पब्लिश करेंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, और सिनेमेटोग्राफी यानी कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया, अर्थक्वेक जो है कंटेनिंग earthquake occurring along the convergent plate margins are stronger than those occurring at the divergent plate। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि जो भी अर्थक्वेक है जो कन्वर्जेंट प्लेट पे अकर कर रहा है वो क्या होता है, ज़्यादा
डिजास्टरस होता है इन कंपेयर टू दी जो भी डाइवर्जेंट प्लेट पे अकर कर रहा है। दूसरा, डीप फोकस earthquake generally cause huge damage when compared to the shallow focus earthquake, but this statement is correct, this statement is incorrect। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीप फोकस, ठीक है, तो डीप फोकस जो है ये है, ठीक, और ये इंटरमीडिएट एंड ये शैलो फोकस, ठीक है। तो सबसे जो डिस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, शैलो फोकस वाला। डीप फोकस वाला क्या है, काफ़ी नीचे है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज दी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और ये सब ओशियानिक लिथोस्फीयर, ठीक। ये ओशियनोग्राफी में आपने चैप्टर्स से सारे पढ़े होंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की, और ये जो डैमेज की अगर बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक के डैमेजेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जो सरफेस, ठीक है, सरफेस वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए एक तो, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी बॉडी वेव्स हैं, ठीक, बॉडी वेव्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, पी वेव और एस वेव, जिसमें से जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाती है वो कौन लाती है, एस वेव। ये क्या होती है, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पी वेव जो होती है इसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राइमरी वेव्स, क्योंकि ये पहले बॉडी पे आती हैं, ठीक है, यानी सरफेस पे फर्स्ट आती हैं, और ये वाली जो होती है वो बाद में आती हैं, लेटर। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में मूव कर सकती हैं, पर ये जो है वो सिर्फ सॉलिड में मूव करेंगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और जो भी अर्थक्वेक है उसको हमने नापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें मैग्नीट्यूड में नापी जाती हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो मैंने बताया था कि जो अजंता केव्स हैं लाई इन दी जॉर्ज ऑफ दी वगोरा रिवर, ठीक है, जो अजंता केव्स हैं वो वगोरा रिवर पर लाई करती हैं। मैंने इसके लिए ये आपको भी दिखाया था यहाँ पे आप ये एक इमेज भी देख सकते हैं, दिस इज द इमेज, ठीक है। तो अजंता केव्स और वगोरा रिवर ये क्या है, साइमल्टेनियसली साथ साथ में है, तो ये यहाँ से चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा हुआ कि द प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द सेकंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज लोकेटेड द कोलकाता, नहीं ये भी नहीं है, तो बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक। दूसरी चीज़, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, यानी कि जो फंड फोर्स है वो 2005, ठीक है, में बना हुआ था, यानी कि एनडीआरएफ जो है, ठीक है, ठीक है, वो क्या है 2005 बना था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट ये क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो है ये क्या करता है, अलाउ यू टू सेव मनी एंड अर्न overseas in the foreign currency in terms of deposit, this is correct option, and the account holder can maintain the deposit in the foreign currency, this is also correct option। and जो भी foreign currency non resident जो account है ये क्या है, ये टैक्सेबल है इंडिया में, तो ये गलत है, ये टैक्सेबल इंडिया में नहीं है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपको 2 अकाउंट के बारे में जिक्र किया था, ठीक है, उसके बारे में फिर से मैं आपको बता दूँ, 2 अकाउंट के बारे में कौन से कल जिक्र किया था मैंने आपसे, it was just a minute, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट है। पहला हमने बात किया था कि एनआरई अकाउंट, इट इज़ दी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो भी एनआरई है वो क्या करेगा, फॉरेन फंड को ट्रांसफ़र करेगा इंडिया में, ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होगा यूएस करेंसी में, और बट इसको जो मेंटेन किया जाएगा वो रुपये में किया जाएगा, और ये जो है वो टैक्स फ्री है, ठीक है। तो जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है वो क्या है, टैक्स फ्री, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बस सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि ये जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है वो जो भी एक्सचेंज रेट है
उससे ये प्रभावित होगा, यानी कि डॉलर और रुपये की जो एक्सचेंज रेट है उससे क्या होगा, ये प्रभावित होगा। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट बात किया था मैंने एनआरओ अकाउंट की। ये क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक, ये अकाउंट क्या है, ये अकाउंट जो बेसिकली है मेंटेन किया जाएगा एनआरआईज के द्वारा टू मैनेज द इनकम अर्न इन इंडिया, यानी कि जो भी एनआरआई इंडिया में रह रहे हैं और उस इनकम को मैनेज करने के लिए वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी वैसे ही है कि जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो इंडियन करेंसी में होगा। ठीक, और उसको मेंटेन किया जाएगा इंडियन रुपी में। ठीक, बट द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ है यहाँ पर जो अकाउंट है ये टैक्सेबल है। ठीक है, वो जो ऊपर वाला एनआरई अकाउंट था वो टैक्सेबल नहीं था, पर ये क्या है, ये टैक्सेबल है। पर इतना चीज़ है कि ये जो है वो यूएस डॉलर और रुपी के कन्वर्जन की जो रेट है उससे ये प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहले आज की जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, डेली एमसीक्यू के, वो टॉपिक्स को देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द गगनयान, देन दी GLOF इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मोशन इन द पार्लियामेंट, हैवी मेटल कंटेनमेंट इन द वाटर एंड मेथड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लेशन। ठीक है, इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा दी रिगार्डिंग दी गगनयान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू द गगनयान प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द इसरो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ है इट इन्वेसेस द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेसिटी। ओके, दूसरा बात कर रहा है कि, तो ये जो ऑप्शन जो पहला है वो क्या है, सही है, क्योंकि जो गगनयान प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है कि इंसान को क्या करेगा, इंसान को स्पेस में ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहा है कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट दैट इज द IAD और पैड अबॉर्ड टेस्ट दैट इज द PAT आर द प्रीकर्सर मिशंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन रेटेड LVM3 that is the launch vehicle Mark 3, launch vehicle Mark 3, ये जो है ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर फॉर द मिशन कंटेन्ड 2 स्टेजेस, यानी कि जो भी ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3 है, ठीक है, ये जो रॉकेट लॉन्चर है इसमें 2 इसमें स्टेजेस हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही। तो हिसाब से जो पहला और जो हमारा पहला और दूसरा, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। एक्चुअली द थिंग इज़ कि ये जो पहला और जो दूसरा है ये थर्ड गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, यानी कि जो पहला और दूसरा हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी डिटेलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिटेलिंग क्या है, देखिए गगनयान जो प्रोजेक्ट है इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है कि हम कैसे ह्यूमंस को स्पेस में ले जाएंगे, यानी कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी का एक मिशन है। ठीक है, जिसमें 3 क्रू मेंबर हैं और ये ऑर्बिट करेगा 400 किलोमीटर की 3 दिन में। ठीक है, तो इतना आपको चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि वेरियस कौन कौन से प्रिकर्सर मिशंस हैं जो लॉन्च किए गए इससे पहले, तो इससे पहले जो मिशंस लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि स्टेटमेंट बताया गया था कि जो 2 स्टेटमेंट है वो सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही हिसाब से पहला जो मिशन था दैट इज़ द इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट और दूसरा दी पैड अबॉर्ड टेस्ट और टेस्ट व्हीकल फ्लाइट। ये जो मिशंस थे ये प्रीकर्सर मिशन है, यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से पहले ये मिशन भेजे जा चुके हैं। और तीसरी बात मैंने बताई आपकी, जो ह्यूमन रेटेड दी LVM3 दैट इज़ दी लॉन्च व्हीकल जो Mark 3 है, ठीक है, इसकी बात किया जाए तो ये बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, यानी कि 3 स्टेज से बनता है। ठीक है, वहाँ पर क्या बताया था, क्या वहाँ पर बताया गया था कि 2 स्टेज से बनता है, पर ये 2 नहीं, ये 3 टोटल स्टेज से बनता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेट। सॉलिड स्टेज में चीज़ें सॉलिड में होती हैं, लिक्विड में लिक्विड होती हैं। क्रायोजेनिक क्या होता है, कहीं पर भी वर्ड क्रायो हो जाए तो क्रायो का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर। ठीक है, तो जो भी इसमें फ्यूल होगा वो किस में होगा, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भरा होगा। तो ये यहाँ से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इसको लॉन्च किया जाएगा ऑर्बिटल मॉड्यूल में लो अर्थ ऑर्बिट में ऑफ दी 400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी बात करते हैं कि ये लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, तो ये सब नियर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग में बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम टाइप ऑफ सैटेलाइट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो टाइप ऑफ सैटेलाइट हैं, तो ये 3 टाइप ऑफ सैटेलाइट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ दी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द सेकंड इज़ दी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट एंड द थर्ड इज़ दी पोलर सैटेलाइट, या आप इसको PSLV आपने नाम सुना होगा,
दैट इज़ दी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज़ रुका हुआ है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है, तो ये अर्थ है, ठीक। अब अर्थ क्या है, अर्थ एक स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक। अर्थ क्या है, एक स्पीड में मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक ना। प्रॉब्लम क्या है कि अर्थ बेसिकली एक स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इशू ये है, इसको यहाँ पर बनाता हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। अब अर्थ क्या है, एक स्पीड में क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे धीरे से मूव कर रहा है। अगर कोई ऑर्बिट, कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा दूर हुई, ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट पे हुई, पॉइंट नंबर 1 पे, तो ऐसा फील होगा कि वो बहुत धीरे चल रही है, ठीक। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पे हुई अर्थ के बहुत पास में, तो ऐसा लगेगा कि बहुत पास चल रही है, ठीक। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट इस जगह पे हुई, बीच में कहीं पर, ठीक है, और उसकी स्पीड अर्थ के स्पीड से मैच हो गई, तो उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि दोनों क्या हैं, रुके हुए हैं। जैसे ऐसे समझ ले कि एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है। अगर दोनों ट्रेन क्या है, सेम स्पीड से चल रही है, तो दोनों लोग जो ट्रेन में बैठे हैं उनको लगेगा कि ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। अब ये होता है कि ये किस डिस्टेंस पे हो, अर्थ से कितनी दूरी पे हो। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ से 35,786 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो अर्थ से क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, रुकी हुई पोजीशन में है। इसीलिए इन सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, इन सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से 35,786 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड की जाती हैं और ये स्टेशनरी लगती हैं। तो ये हो गई जियो स्टेशनरी। दूसरी बात करें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर ऐसे घूमती है, पर जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर इक्वेटर के नज़दीक नहीं घूमती। ये कैसे घूम रही है, ये इक्वेटर के इक्वल घूम रही है समान रूप से। पर ये जो है जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस जो है ये क्या करती है, ये ऊपर नीचे पाथ में ऐसे इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। कैसे पाथ में, इलिप्टिकल, ठीक। क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, इसलिए इसकी जो फील्ड होती है वो ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे 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 ऐसे। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये नॉर्थ और साउथ मूवमेंट करती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसा मूवमेंट करती है, नॉर्थ और साउथ मूवमेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से इतना पता होना चाहिए। और बाकी जैसे आपको पता है कि अर्थ का जो ट्रैवल टाइम है वो कितना है, 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड। इसको हम लोग नियर अबाउट 24 आवर मान लेते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो भी स्टेशनरी सैटेलाइट है वो नियर अबाउट इक्वल किसके होती हैं, वो इक्वल होती हैं किसके, सिंक्रोनस सैटेलाइट के, ठीक। तो जो भी स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सिंक्रोनस सैटेलाइट हो सकती है, लेकिन जो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ठीक है, वो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं हो सकती। तो ऑल स्टेशनरी सैटेलाइट कुड बी सिंक्रोनस, पर इसका जो वाइस वर्सा है वो चीज़ नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, 35,786 किलोमीटर की दूरी पर इक्वल इक्वेटर के नियर अराउंड घूमती रहती है और हमको लगता है कि वो रुकी हुई है। पर सिंक्रोनस में ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ऊपर नीचे बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए। पोलर सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट जो होती हैं वो अर्थ से 200 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर घूमती हैं। बट अब देखें, ये है आपकी स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक। ये कैसी है, ये है सिंक्रोनस सैटेलाइट। पर जो पोलर सैटेलाइट है वो ऐसे नहीं घूमती। पोलर सैटेलाइट ऐसे होती है, जैसे ये अर्थ है तो ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मूव करती है, यानी कि ऐसे मूव करती है, ठीक है, ऐसे मूव करती है। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसे मूव करती है और ये काफ़ी लोअर डिस्टेंस पे होती है, नियर अबाउट 200 टू 1000 किलोमीटर। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं फॉरेस्ट मैपिंग में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, ऑब्जर्वेशन, हमको कोई ऑब्जर्वेशन करना होता है मिलिट्री पर्पज़ के लिए तो उसके लिए करते हैं। अनुमान के लिए अगर मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट, और वो 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वो 14 टाइम एक दिन में मूव करेगा, यानी कि अर्थ के 14 चक्कर काटेगा। फिर हम बात करते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की। जो भी सैटेलाइट 2000 किलोमीटर तक की ऑर्बिट में रहती है उसमें हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। देन द सेकंड इज दी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो कोई भी सैटेलाइट जो 2000 से 35,786 किलोमीटर तक रहती है तो उसे हम लोग बेसिकली मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कहते हैं। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो भी इसी रेंज में आ जाएंगी। एंड देन इट कम्स दी हाई ऑर्बिट सैटेलाइट बियॉन्ड द मीडियम ऑर्बिट सैटेलाइट। इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, देखिए वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है कि जो भी जो नेविगेशन सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जीपीएस यूज़ करते हैं मोस्टली मोबाइल में। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। वैसे बात किया जाए ये इंडिया का नहीं है, ये किसका है, ये यूएस का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है जो कि स्पेशली यूएस मिलिट्री का है, ठीक है।
उसी तरह से और अगर किसी देश की बात किया है तो ग्लोनास है रशिया का, गैलीलियो है यूरोप का, और उसके बाद बेडू है किसका, चाइना का। इंडिया ने अभी हाल ही में अपना नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, नाविक। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन करेगा जो इंडियन ओशन में जो भी चीज़ें हैं उसका सर्वेलेंस करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसको हम लोग ये भी कहते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि ये है क्या, रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। ये जो है जीपीएस, ये ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस क्या है, जीपीएस इज अ ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जीपीएस इज अ ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जीपीएस इज अ ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम, बट ये जो है वो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। क्यों, क्योंकि जो नाविक है वो क्या है, वो सिर्फ इंडिया के रीजन जो है सिर्फ उसका ही क्या करेगा, उसकी ही ओवरव्यू करेगा, उसकी ही डिटेलिंग देगा। बट जीपीएस के साथ ऐसा नहीं है, ये पूरी ग्लोबल पोजीशनिंग करता है, पूरे वर्ल्ड का डेटा देता है। तो इसीलिए हमने इसमें इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लिखा है। इसको रिकग्नाइज किया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसरो ने। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ से हमें समझना है। उसके बाद ओके, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इसके बाद हम बात करेंगे दी गगन मिशन के बारे में। ठीक है, तो गगन क्या है, गगन इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इसरो। ये करेगा क्या, ये दो चीज़ें का काम करेगा। पहला काम करेगा ये कि जो भी नेविगेशन सिस्टम है किसके लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए, तो एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको क्या करेगा, नेविगेट करेगा। जैसे हम लोगों के लिए जीपीएस है, तो जीपीएस क्या है, हम लोग की ग्लोबल अर्थ पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक है ना, अर्थ की ग्लोबल पोजीशन को मॉनिटर करेगा जीपीएस और हम लोग को नेविगेट करेगा। उसी तरह जो गगन है ये क्या है, ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में हेल्प करेगा, पहली चीज़। और दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा काम करेगा कि आयनोस्फीयर को स्टडी करेगा। ठीक है, और ये देखेगा कि आयनोस्फीयर का जो इफेक्ट क्या होता है सिग्नल्स या नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, और आयनोस्फीयर कहाँ तक फैला हुआ, आयनोस्फीयर है 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं आप नाविक के बारे में। ठीक है, तो नाविक जो है वो इस तरह से कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस तरह से ये इसमें सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि नाविक में क्या है, 3 जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। टोटल जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो 7 है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये सिर्फ क्या है, क्योंकि ये क्या है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। क्या है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि सिर्फ इंडिया के जो रीजन है और इंडियन जो ओशियन है, ठीक है, इंडियन जो ओशियन है, इंडियन ओशियन रीजन, तो सिर्फ उसको क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा। तो ये यहाँ से पता। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो भी मिशंस हैं, ठीक है, लॉन्च व्हीकल, कौन कौन से जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये होता क्या है बेसिकली, कि इसे बोलते हैं एसएलवी, शॉर्ट में बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय दी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और द एएसएलवी, यानी कि पहला आया था क्या, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसका एक एडवांस्ड वर्जन है क्या, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये क्या करता है, ये जो भी सैटेलाइट है उनको लॉन्च करता है। और ध्यान रखिएगा कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, रॉकेट का यूज़ करते हैं। तो रॉकेट भी एक तरह का क्या हुआ, रॉकेट भी एक तरह का क्या हुआ, रॉकेट भी एक तरह का लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है रॉकेट भी एक तरह का। और मैंने बताया भी, जैसे जो क्वेश्चन में था, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर भी था, कि बेसिकली क्या है कि उसमें जो भी फ्यूल होता है, ठीक है, तो वो तीन स्टेज में होता है बेसिकली। पहला हमारा बताया था मैंने सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फ्यूल जो क्या है बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में है, तो वो क्रायोजेनिक की कैटेगरी में आएगा। फिर हम बात करते हैं कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये क्या है, ये 150 kg का तक का वेट को कैरी कर सकता है, और इसको ऑपरेट किया गया था फर्स्ट 1990 में। ठीक है ना, और इसको पहले बिफोर द पीएसएलवी केम इनटू द सीन, यानी कि पीएसएलवी दैट इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से पहले ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की अभी मैंने बताया आपको कि जो एरिया कवर करेगा वो 200 से 1000 किलोमीटर का ये एरिया कवर करेगा, तो ये पता होना चाहिए। और इसकी पीएसएलवी का यूज़ किसके लिए करते हैं, पीएसएलवी का यूज़ हम मैपिंग के पर्पज़ से करते हैं, ठीक है, या फिर मिलिट्री पर्पज़ से मैपिंग कोई करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है, फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से इसका यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए हम पीएसएलवी के बारे में बात किया जाए, तो पीएसएलवी का हमने बताया था कि पीएसएलवी क्या है, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब ये अर्थ है, अर्थ के अगर कोई सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रही है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ,
ठीक है, यानी कि ऐसे घूम रही है, इक्वेटर की तरफ नहीं घूम रही। अगर ये अर्थ है तो सैटेलाइट तो ऐसे भी घूम सकती है, पर वो ऐसे नहीं जा रही है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं, अगर कोई सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है तो उसे हम लोग पोलर सैटेलाइट कहते हैं। और उसके लिए जो व्हीकल यूज़ करते हैं वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, मैंने बताया। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लगभग 2200 से 1000 किलोमीटर। तो इसको जो पहली लॉन्च किया गया था वो 1994 में किया गया था, ठीक है ना, बाय द इसरो। और ये क्या है, वास्ट इम्प्रूव्ड एंड सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल देन वंस, ठीक। और ये क्या है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेट, यानी कि ये क्या है, पहला व्हीकल जिसमें क्या है, लिक्विड स्टेट लगी हुई है। दूसरी जो PSLV है, ये क्या बहुत ज़्यादा रिलायबल रॉकेट है, ये पता होना चाहिए। और इसने 2 स्पेसक्राफ्ट को अभी तक लॉन्च किया, जैसे बात करें चंद्रयान 1 इसने लॉन्च किया था 2008 में। उसके बाद मार्स ऑर्बिटर जो स्पेसक्राफ्ट था 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। और करेंटली जो बेसिकली इसरो जो है वो 2 लॉन्च व्हीकल का यूज़ कर रहा है, दैट इज़ द PSLV एंड द GSLV, दैट इज़ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस, ठीक है ना, लॉन्च जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ द डिफरेंट वेरिएंट, मतलब और भी कई सारे हैं, पर जो PSLV और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल ये 2 हैं इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ से इतना चीज़ें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें GSLV के बारे में, तो GSLV का क्या सीन है, इट इज़ दी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैंने भी बताया अभी आपको कि स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस में क्या अंतर है। जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है वो अर्थ के इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, यानी कि ऊपर नीचे घूमता है, इक्वेटर के अराउंड नहीं घूमता। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और जियो सिंक्रोनस की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो नियर अबाउट कितना है, वो बेसिकली 35,786 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि 35,786 किलोमीटर में कौन उड़ रहा है, जियो स्टेशनरी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, तो ये पता होना चाहिए। बहुत ही पावरफुल रॉकेट है, हैवी सैटेलाइट्स को ये कैरी करता है स्पेस में, ठीक है। और बेसिकली अगर बात की जाए कि इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 10,000 किलोमीटर की। और इसकी जो इंडिजिनस डेवलप्ड, यानी कि जिसका जो अपर स्टेट का इंजन है क्रायोजेनिक, वो क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है। और ये GSLV Mark II की जो है इसकी 3rd स्टेट है, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी GSLV। फिर बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV क्या कहते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 kg। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर हमें छोटी सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो हम SSLV का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से इतनी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पता होना चाहिए हमको कि रीयूजेबल रॉकेट और रॉकेट फ्यूचर रॉकेट। तो ये हम बात कर रहे हैं उन रॉकेट्स के बारे में कि जिनको एक बार लॉन्च कर दिया जाए और वो वापस फिर से आ जाए। जैसे अगर मैंने एक रॉकेट लॉन्च किया और उसमें मैंने सैटेलाइट रख दी, अब ये सैटेलाइट जो है ये रॉकेट यहाँ पर छोड़ दे, ठीक है ना, स्पेस में, और उसके बाद ये जो रॉकेट है यहाँ से जाने के बाद ये इसको छोड़ने के बाद यहाँ से क्या है, ये वापस आ जाए। तो इसे हम लोग बात करते हैं क्या, ये रीयूजेबल रॉकेट की। तो इसकी भी बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लो। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन कल आया था कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लो के रिगार्डिंग कि ये क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ से फिर से समझ सकते हैं। देखिए होता है क्या, बेसिकली जैसे यहाँ पे ये ग्लेशियर्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, पानी यहाँ पर जमा हुआ है, और ये क्या है, मॉडर्न डैम, आपने कोई डैम बना दिया यहाँ पर और यहाँ से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। बट अगर क्या हुआ, अगर ये कहीं पर ये टूट गया ऐसे, तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो फ्लड है ये क्या इसको दिखाता है, आउटबर्स्ट फ्लो रीजन, यानी कि कैसे कैसे जो फ्लो है वो आउटबर्स्ट होगा, क्या क्या रीजन्स हैं ग्लेशियर आउटबर्स्ट के, वो उसको दिखाएगा। तो पहला रीज़न ये हो सकता है क्या कि ये यहाँ से टूट जाए और बहुत सारा जो पानी है वो एक साथ आ जाए, ये कारण हो सकता है। या फिर ग्लेशियर की मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बात की गई है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बात की गई है कि ग्लेशियर, यहाँ पर जो क्वेश्चन बात की गई है कि द लेक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पर लिखा हुआ है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्लेशियर और द आइस और द मोरेन्स इम्पाउंड अ लॉट ऑफ वाटर। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया अभी कि जब भी ग्लेशियर्स में बहुत सारा पानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो जनरेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बात किया गया है कि द मास मूवमेंट लाइक द लैंडस्लाइड और एवलांच ट्रिगर्स दिस फ्लो। जब भी क्या होगा, मास मूवमेंट होगा, ठीक है ना। एवलांच क्या होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा स्नो, ठीक है, बेसिकली आइस, जब भी बहुत ज़्यादा आइस एक साथ क्या हो जाए, टूट के गिरने लगे, तो वो कहीं कहीं ना कहीं क्या होता है,
एवलांचे की पोजीशन में आ जाता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि एवलांचे से या ग्लेशियर की मेल्टिंग से भी क्या हो सकती है, फ्लड आ सकता है। और बाकी अगर वो जो मोरेन बना हुआ है आइस का, वो क्या हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो भी क्या हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है। द थर्ड इज द इंडिया स्टिल देयर इज नो नेशनल गाइडलाइंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी क्या है, देर आर मैनी मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे अगर बात करें कि एनडीआरएफ इज द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक, या फिर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो कि 2005 में आया था। तो इसमें भी हमने कई सारी और भी अथॉरिटी जो बनाई है, ठीक है ना, वो बात करती हैं किसके लिए, वो बात करती हैं रिगार्डिंग दी नेशनल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लड। तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। तो उस हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसी हमने बनाई हुई है, ठीक है, वो पार्टनर की थी हमने स्विस फॉर द डेवलपमेंट एंड द कोऑपरेशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू द डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन था, यानी कि कल ये बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट जो टॉपिक था वो लाइमलाइट में था। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले लिखा हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट नेसेसरली मीन्स द ट्रांसफर और द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू सम अदर एंटिटी, ईदर द प्राइवेट और द पब्लिक, ठीक है। यानी कि इसे पूछा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है चीज़ कि ये क्या है, बेसिकली सेल कर देना। इसमें क्या लिखा है, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। तो डिसइन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो भी जो शेयर है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उसको हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके भी कई सारे तरीके होते हैं, मैंने बताया था कि कंप्लीटली हटाना है, ठीक है, यानी कि माइनर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट विल डिपेंड, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज the Department of the Investment and the Public Asset Management under the Ministry of the Commerce and the Industry undertake the activity of the disinvestment related, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात किया गया है कि, ठीक है, तो यहाँ पर जो बात किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट को तो देखता है, पर इट नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। द थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आर क्रेडिटेड इनटू द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा जो कोई भी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैंने कल बताया था क्या कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेडिटेड जो होता है वो किस में होता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है। और जो ऑप्शन था वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रेडिटेड इनटू द नेशनल, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब अगर थोड़ी सी बात की जाए रिगार्डिंग द डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है कई तरह के हो सकते हैं। जैसे बेसिकली अगर माइनर होता है एक, ठीक है ना, माइनर, और एक होता है मेजर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये एक होता है 100%, यानी कि कम्प्लीटली। देखिए माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ शेयर सेल कर देती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट 49% जो शेयर है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दे और 51% अपने पास रख ले, ठीक। तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा मेजर डिसइन्वेस्टमेंट या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट 51% जो है वो प्राइवेट को दे दे और 49% क्या है अपने पास रख ले। तो ये भी तरीका हो सकता है, या उससे ज़्यादा रख ले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी चीज़ का डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो कभी भी जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग अगर कंपनी है तो उस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। हमेशा जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किसका किया जाता है, लॉस मेकिंग एंटिटी का, ठीक है। तो जो भी लॉस मेकिंग एंटिटी है उसी का ही डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये पता होना चाहिए, ठीक। अब क्योंकि लॉस मेकिंग एंटिटी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई क्यों लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है प्रॉब्लम। जैसे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एयर इंडिया का जब डिसइन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, जब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया था कि भाई हम इसको बेचना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही थी कि एयर इंडिया का हम डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले हम उसका 25% बेचेंगे, कोई लेने आएगा, तो कोई लेने नहीं आया कि भाई हम कोई भी लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एयर इंडिया का 25% कोई भी नहीं लेना चाहता। गवर्नमेंट का ठीक है हम 50% बेचना चाहते हैं,
अब कोई आएगा क्या? तब भी कोई नहीं आया। गवर्नमेंट ने कहा हम 75% बेचना चाहते हैं, अब कोई आएगा? तब भी कोई नहीं आया। गवर्नमेंट ने जब कहा कि नहीं भाई ठीक है हम पूरी तरह से 100% बेचना चाहते हैं, अब कोई आएगा? तब यहाँ पर टाटा ने बिडिंग लगाई और ये टाटा ने खरीद ली। कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर अगर कोई 25% में खरीदेगा, 50% में, 75% में खरीद रहा है, तो इसका मतलब कि अगर इवन 75% में भी खरीद रहा है तभी कभी 25% जो स्टेक है वो किसका रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और अगर 25% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो इसका मतलब है कि जो भी पॉलिसीज़ होंगी या जिस तरह से पूरा क्रू वर्क करेगा या जो भी तरह से कंपनी पूरी चलेगी उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट एंटिटी या उस ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि या तो 100% डिसइन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें ये चीज़। दूसरा, अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तब उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो तो उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट से होता क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट से एफडीआई भी इंडिया में आता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, जो प्राइवेट प्लेयर है उनको भी क्या है, उनको भी प्रमोशन मिलता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लिक्विडिटी का फ्लो होता है, लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी पता होना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट के अगर ड्रॉबैक्स के बारे में बात किया जाए कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो गवर्नमेंट की जो एक पहले एक बंधी पैसा आ रहा था, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि एक साथ गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि प्राइवेट एंटिटीज़ बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ जो किस में काम करती हैं, प्रॉफिट बेसिस पे काम करती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, मोनोपोली जनरेट हो सकती है। और मैंने बताया था कि इस मोनोपोली को टैकल करने के लिए हमारे पास एक एक्ट भी था, दैट इज़ दी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक्ट भी आया था, ठीक है, 2002 में नियर अबाउट। तो उसके बाद इसमें क्या बात किया गया था, इसमें बात किया गया था कि जो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, एक्चुअली पहले ये वाला एक्ट था मोनोपोलिस्टिक डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, और इसको रिप्लेस किया किसने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये क्या बात करता है कि कहीं भी मोनोपोली ना बन पाए, हमेशा जो भी जो ट्रेड हो वो कैसा हो, वो फेयर ट्रेड हो, ठीक। यानी कि जो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रमोट करता है किसको, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रमोट करता है आर्टिकल 14 को, ठीक है ना, आर्टिकल 17 को और आर्टिकल 18 को, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और टाइटल्स, यानी कि सबके लिए क्या है, फेयर प्ले हो, ठीक है, तो एक कंपटीशन अच्छा हो, फेयर कंपटीशन हो, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ यहाँ से, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ द माइनॉरिटी शेयर। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना शेयर सेल करना है नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिसइन्वेस्टमेंट का, ये जो फिजिकल बर्डन है, ठीक है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको क्या करना है, उसको कम करना है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा हो गया तो इन दोनों का जो गैप होता है वो क्या होता है, वो फिजिकल डेफिसिट होता है। तो फिजिकल डेफिसिट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ क्यों रहा है, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे, अगर हम सब्सिडी, गवर्नमेंट जो सब्सिडी है उसको कम कर दे, ठीक है, जो भी वेलफेयर स्कीम में जो फंड लगाया जरा उसको कम कर दे, ठीक है, और उसके बाद सब्सिडी कम कर दे, वेलफेयर स्कीम को फंड कर दे, और भी कई सारी चीज़ें का सब्सिडी, जैसे एमएसपी का जो प्रावधान है थोड़ा कम कर सकती है। वेलफेयर स्कीम जैसे इस बार जो मनरेगा में जो पैसा दिया गया है वो काफ़ी एलोकेशन कम किया गया है, तो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट कम कर सकती है फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद तो यहाँ से जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पब्लिक एंड एसेट मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि ये आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी बताया ना कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो 2002 में बना था, ठीक है ना, जो एक्ट में, तो ये बेसिकली आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है क्या, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो भी प्रोसीड्स आएंगी, जो पैसा जनरेट किया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट से, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उसको लिखा रखा जाएगा इसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट
फंड में, जो कि बनाया गया था 2005 में, ठीक है। और NDRF दैट इज़ द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, वो भी केस में बनाया गया था 2005 के नियर अबाउट। फिर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो कितना है, 51,000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एंड दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर द 2022-23 का कितना था, 65,000 करोड़, बट जो अचीव किया गया, ठीक है, वो किया गया था 631,000 करोड़ नियर अबाउट। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना टारगेट था उसका हाफ अचीव किया है, ठीक है। तो एक चीज़ ये बताना चाहिए, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, फिजिकल डेफिसिट के बारे में, और फिजिकल डेफिसिट में इनरोलमेंट किसका रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो इसीलिए यहाँ से आता है क्या, जो फिजिकल पॉलिसी है, तो फिजिकल पॉलिसी को कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बताना चाहिए। और उसके बाद बताना चाहिए क्या, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन बनाता है, उसको बनाता है क्या, बैंक होगा बैंक, RBI बैंक, ठीक है। RBI का फॉर्मेशन कब हुआ था, RBI का फॉर्मेशन हुआ RBI एक्ट ऑफ 1934। RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में बात की गई है किसकी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, ठीक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक के बारे में बात की गई RBI एक्ट 1934 में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने लोग होते हैं, ये पूछ ले कोई, तो कितने लोग होते हैं, टोटल 6 होते हैं। छः में से 3 आते हैं किसके साइड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, और 3 आते हैं किसके साइड से, RBI की साइड से। और उसमें जो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, यानी कि RBI का जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर, उसके पास क्या होता है, उसके पास वीटो पावर होती है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और RBI के बारे में और कुछ पता होना चाहिए आपको, हाँ होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ये कहती है कि भैया जो इन्फ्लेशन है उसको 4+- 2 में रखो, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, ये बात करती है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद बात करती है जो भी फिजिकल डेफिसिट है, इसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं, जो फिजिकल डेफिसिट है वो होना चाहिए कहाँ पर, नियर अबाउट 4%। फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, नियर अबाउट 4%। और ध्यान रखिएगा कि जो ये बात की गई है कि जो इन्फ्लेशन जो है वो नियर अबाउट 2 to 6% के बीच में होना चाहिए, इट इज़ 4+- 2। इसमें भी जब ये डिसाइड किया गया था तब भी वीटो पावर का यूज़ किया गया था, यानी कि 4 लोग इसके फेवर में हैं। टोटल कितने लोग हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, 6 लोग, 4 लोग इसके फेवर में हैं, 2 इसके अपोज में हैं। वीटो पावर का यहाँ पर यूज़ किया गया और नहीं किया डजेंट मैटर, पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा है, ठीक है। तो जो भी मुद्दे डिसाइड किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, तो वो मेजॉरिटी से डिसाइड किए जाते हैं। और मैंने बताया था कि जो भी फिजिकल पॉलिसी ये कौन बना रहा है, बेसिकली ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रही है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जो भी कॉइन्स हैं, कॉइन की प्रिंटिंग का काम कहाँ पे है, कॉइन की प्रिंटिंग का काम जो है, यानी कि 1 रुपये का कॉइन या 1 रुपये की नोट में फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं। तो ये पता होना चाहिए। बाकी जो सारे सिक्के हैं, बाकी जो सारी नोट्स हैं, उसमें गवर्नर की मोनोपोली होती है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि 31 जनवरी को आता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो होता है करीबन 400 से 500 पेज का, ठीक है। और उसके बाद 1 फरवरी को आता है क्या, बजट, ठीक है, ठीक है, बजट आता है। और जो बजट है वो हमने बजट जो है वो शब्द कहीं पर भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हिल गया थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 110 में क्या है, मनी बिल के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 117 में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल बिल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और मनी बिल के केस में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से बतानी चाहिए। आगे बात करें, अब हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू दी मोशंस इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में कौन कौन से मोशंस होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है दी नॉन पासेज ऑफ द मोशंस ऑफ द थैंक्स अमाउंट टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स को पास नहीं हुआ है तो क्या गवर्नमेंट की डिफीट हो जाएगी इसमें, ठीक है, ये बात किया गया है, ठीक। पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो जो पहला है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट की डिफीट हो जाएगी। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, जब भी नई गवर्नमेंट चुनी जाती है तो उस गवर्नमेंट में क्या है, उस गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, ठीक। और उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है। तो क्या अभी कोई नई गवर्नमेंट चुनी गई क्या, नहीं नहीं नहीं। लोकसभा बेसिकली क्या है, जब नई गवर्नमेंट चुनी जाएगी, यानी कि जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी तब क्या होगा, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा। उसके साथ साथ जब
जब बजट पास होता है, ठीक है, जब भी बजट पास होता है, ठीक है, तो उस बजट के पास होने के बाद भी क्या होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है और उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें वोटिंग होती है, ठीक। और अगर इस वोटिंग में क्या है, अगर इस वोटिंग में अगर गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या है, जो गवर्नमेंट है वो गिर भी सकती है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि नो पासेज ऑफ द मोशन ऑफ द थैंक्स अमाउंट टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स टू स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को अडॉप्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द सेंशन मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ओनली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर बी, दैट इज 2 and 3, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके लिए आप इसको डिटेल में समझ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेरियस जो भी प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट होती हैं, तो वेरियस प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करेंगे और उनकी डिटेलिंग को समझेंगे। पहला बात करते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है कि जब क्या है कि जो फर्स्ट आवर होता है कोई भी पार्लियामेंट की सिटिंग का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं। यहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन के कई टाइप होते हैं। पहला होता है क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है कि इसके स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल आंसर दिया जाता है, क्योंकि ओरल आंसर दिया जा रहा है इसलिए इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या मतलब हुआ, देखिए आपसे किसी ने ओरल क्वेश्चन पूछा, तो ओरल क्वेश्चन पूछने के बाद आपने आंसर दिया, क्या वो दोबारा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, तो यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दूसरा है अनस्टार्ट क्वेश्चन, इसमें स्टार्ट नहीं लगा है, इसमें क्या चाहिए, इसमें रिटर्न आंसर चाहिए, क्योंकि रिटर्न आंसर मांग रहे हैं इसलिए जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसको पूछा नहीं जा सकता। देन थर्ड इज द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, एक नोटिस दिया जाता है लेस देन 10 दिन का, और इसमें जो आंसर दिया जाता है वो ओरली दिया जाता है, तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर, ठीक। फिर बात करते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन में क्या है, ये क्या है, बेसिकली कट शॉर्ट डिबेट मोशन है, मैटर बिफोर दी हाउस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली ये 4 तरीके होते हैं, जैसे सिंपल क्लोजर, क्लोजर कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर और गिलिटिन क्लोजर, ठीक है। तो ये 4 तरह के ये यहाँ पर हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, जो क्लोजिंग की बात करी जा रही है कि कैसे जो डिबेट है, ठीक है, उस डिबेट को कैसे स्टॉप किया जाएगा, तो उसके बारे में बात किया गया है। द थर्ड इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने बताया था कि आर्टिकल जो 75 है उसमें बात किया गया है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए, ठीक। बट ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए है, लोकसभा के लिए, पर अगर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो वो किसके लिए हैं, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि अगर जो मिनिस्ट्री चाहे, ठीक है ना, यानी कि एग्जीक्यूटिव चाहे, लोकसभा चाहे, तो क्या है कि किसी भी मेंबर के खिलाफ क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, ठीक है। और उसके सपोर्ट में कितने 50 मेंबर होने चाहिए इस मोशन को एडमिट करने के लिए। जैसे अभी पता है आपको इमरान खान के खिलाफ भी पहले क्या आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज दी प्रिविलेज मोशन, ठीक है ना। प्रिविलेज मोशन क्या हो सकता है, ये क्या, ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय द मिनिस्टर। अगर कोई भी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को क्या किया है, ब्रीच किया है, तोड़ा है, तो ये किस में आएगा, ये अंडर आएगा किसमें, प्रिविलेज मोशन के अंतर्गत, ठीक है। इसने क्या किया कि ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को क्या किया है, ब्रीच किया है, ठीक है ना। और जो फैक्ट्स थे उनको क्या किया है, डिस्टॉर्ट किया है, और उसके बाद ये आ जाएगा सेंश्योर टू दी कंसर्न मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ ही लाया जाएगा। द नेक्स्ट इज दी मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। मैंने बताया था कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या है। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रेसिडेंट है, पहले क्या होगा, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा। मोशन ऑफ थैंक्स बेसिकली 2 टाइम में होता है। कब होता है, जब कोई भी, पहला तो क्या, जनरल इलेक्शन के बाद कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता है तब, और दूसरा तब कि जब क्या होता है, जब बजट पास होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट अपना एड्रेस देते हैं, और उस एड्रेस पर क्या होता है, वोट होता है, ठीक है। दैट इज द मोशन ऑफ थैंक्स, उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये क्या है, कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, वो चाहे तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस में कोई भी मुद्दे को क्या है, उठा सकता है, ठीक है। और ये जो मेथड है ये 1954 से क्या है, ठीक है। फिर बात करते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। इसमें क्या है कि दिस मोशन हैज़ बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द डिस्कशन। यानी कि ये जो मोशन है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा, स्पीकर के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है कि कब इसका डिस्कशन होगा। फिर बात करते हैं सेंश्योर मोशन। ये क्या है, ये
state as the reason for the adoption in the Lok Sabha, it is moved against the individual minister or the group of the minister or the entire council of the minister. तो जो सेंसर मोशन है वो किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें किसकी बात की जाएगी? ये कोई भी बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी है या एक्शन है जो भी उसका विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ ये लाया जा सकता है। ठीक है, और उसके लिए अगर किसी के खिलाफ और किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ सेंसर मोशन आ गया तो उसको रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और सेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाफ एन आवर सेशन, ये कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्कशन के लिए है कि बेसिकली 2 घंटे का कोई डिस्कशन हो उसके लिए। फिर हम बात करते हैं एक यहाँ पर ये इसकी बात करते हैं, एडजमेंट मोशन की बात करते हैं। ठीक है, एडजमेंट मोशन क्या है कि बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अर्जेंट मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस देन द मेंबर पर्पस बिजनेस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एडजेंट फॉर डिस्कसिंग दैट मैटर। यानी कि अगर हमको कोई भी मैटर डिसाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए डिस्कस करने के लिए हम क्या है, एडजमेंट मोशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ से पता होना चाहिए। और उसके बाद एक बचा है आपका लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट है तो उसका लास्ट सेशन जो होता है इसको बोलते हैं लास्ट सेशन ऑफ द रनिंग गवर्नमेंट। यानी कि जो भी रनिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका जो लास्ट सेशन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेम डक सेशन। एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। ये क्या है? देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट ने बिल लाया, ठीक है ना, कोई भी पैसे से रिलेटेड बिल है और उसमें क्या हुआ बेसिकली, अगर पॉलिसी कट हो गया, पॉलिसी कट मतलब क्या हो गया कि 1 रुपये का उसमें रिडक्शन करना है। जो भी बजटरी एलोकेशन है उसमें 1 रुपये का रिडक्शन करना है। तो 1 रुपये के रिडक्शन से होगा क्या? 1 रुपये से रिडक्शन से ये दिखेगा कि भैया जो भी अपोजिशन में लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं जो भी बिल लाया गया है। द सेकंड इज द इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट में किसकी बात की गई है कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा। यानी कि सपोज अगर 10 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ में से हमने कहा कि भैया इसमें से 4 लाख करोड़ हटा दो, तो ये क्या हो गया? ये इकोनॉमिक कट हो गया। टोकन कट में क्या होता है? उसमें 100 रुपये रिड्यूस किए जाते हैं। 10 लाख करोड़ का बजट है, 100 रुपये रिड्यूस करो। तो कहीं ना कहीं टोकन कट और पॉलिसी कट ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम लोग मतलब जो भी मिनिस्टर्स हैं अपोजिशन में तो वो ये दिखा सके कि भाई आपकी जो पॉलिसी है वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए हम लोग पॉलिसी कट में 1 रुपये कट करवा रहे हैं और टोकन कट में 100 रुपये कट करा रहे हैं। और इकोनॉमिक कट में तो हमें एक अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट को कट कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मेटल्स। इन मेटल्स के बारे में बताना है। द फर्स्ट इज लेड, एल्यूमिनियम, मर्करी और कैडमियम। विच ऑफ द हैवी मेटल्स गिवन अबव आर कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर। यानी कौन सा जो है वो ग्राउंड वाटर को क्या करता है, कंटामिनेट करता है। तो बेसिकली जो लेड है, मरकरी है और कैडमियम है, ये क्या है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। ठीक है ना। लेड तो आपको पता है कितना सारा करता है। मरकरी के लिए एक कन्वेंशन भी है, दैट इज दी मिनीमाता कन्वेंशन, आपको पता ही होगा। और एल्यूमिनियम जो है वो नहीं करता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, हैवी मेटल्स क्या होते हैं? हैवी मेटल्स रिफर्स टू दी एनी मेटलिक केमिकल एलिमेंट दैट हैज़ रिलेटिवली हाई डेंसिटी। ठीक है, और उनकी हाई टॉक्सिसिटी या पॉइजनस कंटेंट उसमें क्या होता है, एंड टॉक्सिसिटी ऑन पॉइजनस कंटेंट एट लो कंसंट्रेशन। यानी कि जो भी हैवी मेटल्स होंगे उसमें क्या होगी, हाई डेंसिटी की होगी, तो वो हमारे क्या होंगे, हमारे ब्लड में या वेसल में जाके सेटल हो जाएंगे। सो दिस इज इट, ओके। and but the toxicity level of toxicity in that will be higher, so this we need to understand too from here. Now next is the example of the heavy metals. The heavy metal example are the mercury, cadmium, arsenic, chromium, thallium, nickel, zinc, uranium and lead. These are the heavy metals. Sources of the heavy metals are जो बेसिकली इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द इन्वायरमेंट बाय द नेचुरल मीन्स, लाइक द वोल्केनिक इरप्शन अगर हो रहा है तो वहाँ से भी आ सकते हैं। रॉक्स की वेदरिंग हो रही है या ह्यूमन एक्टिविटी जैसे आप माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वहाँ से भी हैवी मेटल्स आ सकते हैं। हैवी मेटल्स जो हैं पॉइजनिंग ऑफ द वाटर करते हैं, सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल हैजार्ड को क्रिएट करते हैं जिसके क्या है, डिट्रीमेंटल कंसिक्वेंसेज हैं। ठीक है, तो और हमारा जो ये जो हैवी मेटल है, ये जो प्लांट है और एनिमल्स हैं और ह्यूमन सबको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। तो हम सभी लोग क्या है, एक्सपोज्ड हैं द डेंजर ऑफ दीज एलिमेंट्स। फिर इंश्योर टू दी, देखिए जो लेड है, ठीक है, लेड से क्या हो जाता है, लेड से एनीमिया, मर्करी से मिनीमाता डिजीज़ और कैडमियम से क्या होता है, इटाई डिजीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीमारी कौन कौन से हो सकती हैं रिगार्डिंग लेड। एल्यूमिनियम क्या है, ये बेसिकली लाइटेस्ट मेटल है वर्ल्ड में और ये सिग्निफिकेंट सोर्स है वाटर पोल्यूशन का ड्यू टू द अबंडेंट नेचुरल अकरेंस एंड इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम की वजह से बहुत ज़्यादा बेसिकली पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है एक गुड कंडक्टर भी है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो सबसे वैसे तो ज़्यादा है, पहले है गोल्ड है,
ठीक है, और उसके बाद सिल्वर है, पर क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं यूज़ करते हैं तो हम एल्यूमिनियम को करते हैं, लेड भी है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी अडॉप्टेड बाय द फाइट राइजिंग द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि अगर जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, उसको डील करने के लिए हमें क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड किया कि जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 4+2 होगा। 4+2 का मतलब क्या है कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन द रेट ऑफ द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक, सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है पहले इंक्रीज इन द रेट ऑफ द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो इसके रेट में क्या इंक्रीज करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इज क्वाइट करेक्ट। ये क्या होती है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द सेकंड इज द रिड्यूसिंग द गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स ऑन द लग्जरी गुड। ठीक है, तो क्या लग्जरी गुड में टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर टैक्स रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, लोग और ज़्यादा खरीदेंगे। हमें तो टैक्स क्या करना है, हमें टैक्स को बढ़ाना है। जब टैक्स बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, कम खर्चा करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, इम्पोजिंग द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द एसेंशियल आइटम। जो भी एसेंशियल्स आइटम्स हैं उनके इम्पोर्ट पे हमें ये बेसिकली बैन लगाना पड़ेगा क्या। देखिए, अगर आप क्या करेंगे, अगर हम जो भी एसेंशियल्स आइटम्स है, एसेंशियल आइटम्स क्या होते हैं, जैसे कोई मेडिसिन हो गई, ठीक है, स्पेशली कोई वीट हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, राइस हो गया, ठीक है ना, पाम ऑयल हो गया, ठीक है, तो इनके इंपोर्ट में थोड़ी ना हम लोग बैन लगा देंगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम्स है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट इज द क्वांटिटेटिव कंट्रोल इंपोर्ट ऑन द कॉमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया। दिस इज क्वाइट करेक्ट, कि हमें क्या करना है कि कॉमर्शियल बैंक जो भी आरबीआई से लोन ले रहे हैं ना, उसमें हमें क्या करना है, क्वांटिटेटिव कंट्रोल करना है। तो उस हिसाब से जो पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इन्फ्लेशन का टारगेट, इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है कि जब भी इम्बैलेंसमेंट हो जाए, किसके बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर क्या हो रहा है, इम्बैलेंसमेंट हो रहा है, तो वो कॉज करता है क्या, वो कॉज करता है इन्फ्लेशन। ठीक, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब भी कोई भी इम्बैलेंसमेंट हो रहा है तो वो इन्फ्लेशन कॉज करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने बताया कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 4+-2 के बीच का इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। दैट इज द इन्फ्लेशन शुड बी फ्रॉम 2 to 6। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन में बात किया गया है कि व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले कुछ आपको टर्म समझनी चाहिए। पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट में जो बैंक है वो पैसा ले रहे हैं, किससे, आरबीआई से, या आरबीआई पैसा दे रही है किसको, बैंक को, वो बोलते हैं क्या, रेपो रेट। अगर हम रेपो रेट को क्या कर दें, बढ़ा दें, मान लीजिए अगर रेपो रेट को हम क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो रेपो रेट के क्या है, इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि बैंक जो पैसा लेंगे आरबीआई से, वो रेट का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया, रेट का इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी कि अब उस पैसे के बदले बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो क्या पैसे लेंगे बैंक, नहीं, तो बैंक पैसा कम लेगा, यानी कि बैंक पैसा कम लेगा तो बैंक के पास जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, वो भी कम आएगा। ठीक, अगर बैंक के पास कम पैसा होगा तो बैंक बाहर मार्केट में उस पैसे को जो देंगी वो भी क्या देंगी, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में देंगी। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो जो कॉमन आदमी है वो बैंक से पैसा लेगा, नहीं लेगा। जब कॉमन आदमी बैंक से पैसा नहीं लेगा तो कॉमन आदमी के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो खर्चा कम करेगा। जब खर्चा कम करेगा तो पैसे की जो डिमांड जो है, पैसे की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब पैसे की जो सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड भी तो चीज़ों के कम हो जाएंगे। तो यही तो चीज़ है डिमांड और सप्लाई का खेल। ठीक, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, रेपो रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। एक और टर्म है रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट में बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं, यानी कि आरबीआई चाहे तो बैंक को पैसे दे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व रेपो रेट। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं एक और टर्म के बारे में, दिस इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ये सेम है बिल्कुल रेपो रेट की तरह। इसमें भी क्या हो रहा है कि आरबीआई से बैंक वाले जो हैं वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि रेपो रेट से ज़्यादा रेट होती है किसकी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। बस इतना याद रखना कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो रेट होती है वो रेपो रेट से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दो टर्म और पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द CRR एंड द सेकेंड इज़ द SLR। ठीक है, CRR इज़ द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, एंड इट इज़ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
CRR और SLR में क्या डिफरेंस है? देखिए CRR क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो होता है वो बैंक को बेसिकली RBI के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, तो वो होता है कैश टू रेशियो। SLR क्या होता है कि RBI ये कहता है कि आप खुद कुछ अपने पास एक अमाउंट रखें, ठीक है ना, आपका जो नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली बैंक अपने पास रखता है, ये जो है वो बैंक अपने पास रखता है, ठीक। और ये जो है बैंक रखता है क्या, कुछ अमाउंट बेसिकली RBI के पास। तो एक ये भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि अगर RBI CRR और SLR की रेट को बढ़ा दे तो उसकी वजह से भी क्या है, इन्फ्लेशन को कर्व करने में, कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर SLR की अमाउंट को बढ़ा दिया तो बैंक ये अमाउंट अपने पास ही रखेगा, तो ये इतना दे नहीं सकता। कैश रिजर्व रेशियो को बना दिया तो ये अमाउंट RBI के पास रखना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से भी चीज़ें हैं वो मैनेज की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें PYQ के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू दी मंगलयान लॉन्च बाय द इसरो। तो ये क्या है, पहला लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिट मिशन। बिल्कुल सही है, मंगलयान जो है वो मार्स ही है, हिंदी में मंगल बोलते हैं, इंग्लिश में मार्स। दिस इज क्वाइट करेक्ट। नाउ मेड इन इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव द स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट आफ्टर द मार्स आफ्टर द US, ठीक है। सो बेसिकली दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक। द थर्ड इज दी मेड इन इंडिया ओनली कंट्री टू सक्सेसफुल मेकिंग दी स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट ऑफ द मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सही है, इंडिया ने क्या किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने मंगलयान जो मिशन था हमारा सक्सेसफुल हो गया था। उस हिसाब से पहला और जो तीसरा क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें कि इंडियन ओशियन डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये क्या है, इसके रेफरेंस में बात किया गया है। विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन डायपोल मोमेंट समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ विच, ठीक है ना, वाइल फोरकास्टिंग द इंडियन मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला लिखा हुआ है इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट जो है इज कैरेक्टराइज बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ओके, कौन सा पूछ रहा है कि करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट कैन इन्फ्लुएंस द एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून, ठीक है। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अगर इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। अब इंडिया में अगर क्या है, इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट का मतलब है कि हमें 2 पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि ये सी सरफेस टेम्परेचर का बेसिकली मेजरमेंट करता है, उसके डिफरेंस का मेजर करता है, ये सही है। पर यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे किसका, यहाँ पर जो इसका जो वेस्टर्न पोल होगा, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा अरेबियन सी में, ठीक है। और जो ईस्टर्न पोल होगा ये कहाँ पर होगा, ये हमारा होगा ईस्टर्न इंडियन ओशन में, ईस्टर्न इंडियन ओशन के, और वो भी कहाँ पर, उसके साउथ ऑफ इंडोनेशिया, साउथ ऑफ इंडोनेशिया। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट की बात होगी। अगर इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट की और बात किया जाए तो इंडियन ओशन जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, एल नीनो के प्रभाव को भी क्या है, कम करता है। देखिए मैंने कल आपसे बात की थी कि अगर मैं बात करूँ 2 टाइप की चीज़ों के बारे में, दैट इज़ दी एल नीनो और ला नीना, ठीक है। तो एल नीनो जो होता है ये क्या है, ये इंडिया के जो मानसून को ख़त्म करता है, कम करता है। तो यहाँ अगर इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में ड्रॉट हम बोल सकते हैं, ठीक है, ड्रॉट की कंडीशन आएगी। और यहाँ इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंडिया में मतलब मानसून आएगा। आप फ्लड मत लिखें, क्या आएगा, मानसून आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद अगर बात करें इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बात किया जाए, इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बात किया जाए तो इंडियन ओशन डायपोल भी 2 तरह का होता है, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में इंडिया में मानसून आएगा और नेगेटिव में इंडिया में मानसून नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, मानसून नहीं आएगा, ठीक। तो अगर कहीं पर एल नीनो आ गया, यहाँ पर जो लिखा था क्वेश्चन में कि आईओडी फिनोमिना इन्फ्लुएंस करता है एल नीनो के इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे, हाँ सही है। अगर एल नीनो जो आया है तो इंडिया में क्या होगा, ड्रॉट होगा, वर्षा नहीं होगी। लेकिन उस टाइम पे अगर आईओडी आ गया, इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट यानी कि आ गया, तो ये मानसून का क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी बेसिकली जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, साइक्लोजेनेसिस को इंक्रीज कर देगा, जेनेसिस को इंक्रीज कर देगा, कहाँ पर, अरेबियन सी में, ठीक है। साइक्लोजेनेसिस क्या होता है, साइक्लोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अगर बात की जाए कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए मिनिमम जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर चाहिए। तो ये चीज़ बताना चाहिए कि पॉजिटिव इंडियन डायपोल मोमेंट जो है वो अरेबियन सी में साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको बढ़ा देगा, ठीक।
और ध्यान रखिएगा, देखिए ये क्या है, ये इंडिया है, अब यहाँ पर क्या है, ये है हमारा अरेबियन सी, ठीक। अब अरेबियन सी में अगर साइक्लोन बढ़ गए तो यहाँ पर कहीं कम हो जाएंगे, तो कहने का मतलब है पॉजिटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट में तो एक तो ये चीज़ होगी क्या, अरेबियन सी में क्या होगा, अरेबियन सी के लिए साइक्लोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी और साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अरेबियन सी में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा एक ये होगा पॉजिटिव इंडियन साइक्लोन, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल के टाइम पे जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आएंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट के केस में क्या होगा, नेगेटिव इंडियन डाइपोल मोमेंट के केस में क्या होगा कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर जो साइक्लोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आपको इतना चीज़ें पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में क्या होगा, बेसिकली नेगेटिव इंडियन डाइपोल के मूवमेंट में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इट इज़ दी नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो बात क्या है, क्या इट इज़ दी ऑर्गन ऑफ द नीति आयोग, क्या ये नीति आयोग का ऑर्गन है, नहीं ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका जो कॉर्पस है टोटल वो कितना है, 4 लाख करोड़। तो एक्चुअली 4 लाख करोड़ नहीं है, इट इज़ दी 40,000 करोड़ इसका जो क्या है वो ऑर्गन है। और बेसिकली जो इसको सेटअप किया गया था, इट वॉज सेटअप अंडर दी सिक्योरिटी एंड दी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाय द सीबी, ठीक है। और ये इंडिया का जो पहला स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, जैसे मैंने बताया था अभी कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और उसके बाद व्हेन अ मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ऐसा नहीं राज्यसभा में इसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर, अ मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, हाँ ये सही है, मतलब सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट which of the above are related to the atmosphere due to the burning of the क्रॉप और द बायोमास रेसिड्यू, यानी कि बायोमास रेसिड्यू में कौन कौन से जो पोल्यूटेंट हैं वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो पहले लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, मीथेन, ठीक है, मीथेन भी जाएगा, ओजोन भी जाएगा और सल्फर भी जाएगा। तो ये सारे जो हैं ऑप्शन नंबर डी सारे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि CO2 और CO के कंपेयर में बात किया जाए तो CO2 की, जैसे लोग बोलते हैं ना कि घर में रात ठंड में ना आपने अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, एक्चुअली कार्बन की जो होती है, कार्बन हैज़ दी 400 टाइम्स मोर कैपेसिटी टू बाउंड विद योर ब्लड, ठीक है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ब्लड के साथ बाउंड होने की जो कैपेसिटी होती है, इट इज़ 400 टाइम्स ग्रेटर देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पता होना चाहिए रिगार्डिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि if RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not to do, अगर उसको क्या करना है, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना है, तो इसमें से कौन सा चीज़ है उसको नहीं करना चाहिए। तो पहले लिखा हुआ है कट एंड ऑप्टिमाइज दी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें कट करना चाहिए SLR में, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, कौन सा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ तो ये चीज़ें सही हैं कि जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर उसको क्या करना है, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो उसको स्टैट्यूटरी जो SLR है उसकी जो रेशियो है उसको क्या कट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये नहीं होगा क्योंकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को क्या करेगा, अगर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या, उससे क्या होगा, उससे जो बैंक हैं वो RBI से और ज़्यादा लोन नहीं ले पाएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंड तो होगी नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। एंड देन द थर्ड इज द कट द बैंक रेट एंड द रेपो रेट, ये भी सही है कि जो बैंक रेट और रेपो रेट को कट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो हमारा 1 और 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। रेपो रेट ने बताया था कि जिस रेट में बैंक पैसा लेता है किससे, RBI से, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। और ध्यान रखना कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और रेपो रेट में डिफरेंस इतना है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट रेपो रेट से ज़्यादा होती है मोस्टली, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने डेली MCQ प्रैक्टिस को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और मेरे वर्क को अप्रिशिएट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।